नमस्कार दोस्तों आपको तो पता होगा कि स्वस्थ शरीर की ताकत हमारी मजबूत नसों और रीढ़ की हड्डियों में छिपी होती है। लेकिन जब यही नसें दर्द देने लगे, रीढ़ कमजोर होने लगे या दिमाग से जुड़े संकेत डगमगाने लगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसी मुश्किल को आसान करने आज मैं आपके रेडियो सखी शिखा श्रीवास्तव आपके अपने स्वास्थ्य फोनिंग कार्यक्रम आरोग्यम में इस खास विषय पर जानकारी साझा करने आई हूँ। तो आइए समझते हैं न्यूरो और स्पाइन के रोगों से जुड़ी पूरी कहानी जाने माने न्यूरो और स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश राय जी के साथ। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिखा जी। जब तक श्रोताओं के फोन आते हैं तब तक एक प्रश्न का आप जवाब दें सर कि आजकल ये देखा जाता है कि बहुत कम उम्र के लोगों में नसों की समस्या या स्पाइन की समस्या देखने को मिलती है, तो ऐसा क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है शिखा जी। बिल्कुल सही चीज आपने पूछा है। स्पाइन की जो प्रॉब्लम है ये अभी कम उम्र के लोगों में काफी ज्यादा हो रही है। रीजन क्या है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है, लोग बाहर खेलते कम है और सिटिंग जॉब का काम ज़्यादा हो गया है। तो जितना ज़्यादा सिटिंग जॉब, बाहर की एक्टिविटीज़ कम, मसल एक्टिविटीज़ कम, फिजिकल मूवमेंट कम होना, ये सारी चीज़ें बैक पेन को बढ़ाता है जी। इसके अलावा जो मस्तिष्क को लेकर के आपने बताया, तो अब क्योंकि ज़्यादातर काम आपका इलेक्ट्रॉनिक या फोन से ही रिलेटेड है और लोगों का आपस में सोशल इंटरेक्शन भी कम हो गया है, तो इससे जो है मेंटल डिजीज की भी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। सोसाइटी भी हमारी ब्रेक कर रही है, पुराना जो सामाजिक संरचना थी वो भी अब जो है ब्रेक हो रही है और एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम जो था पहले का समाज, वो अब धीमे धीमे बदल रहा है जी। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण से मस्तिष्क के रोग और स्पाइन के रोगों की संख्या ज़्यादा हो रही है और इनफैक्ट कम एज के लोगों में हो रही है जी। सर, ऐसा होता है कि कभी कभी हमको रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं या न्यूरो से संबंधित समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर चक्कर आ रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो तो उसको सर्वाइकल मान के लोग बहुत दवाइयाँ करते रहते हैं। तो कैसे हम पहचानें कि ये सर्वाइकल का दर्द है या फिर न्यूरो की प्रॉब्लम हो रही है? जी, ये अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि कई बार हमारे पास चक्कर के रोगी आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारे सर्वाइकल में दिक्कत है। तो आज आप लोग के माध्यम से लोगों को ये भी हमें बताना है कि ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो चक्कर वाला चीज़ है, जिसे हम लोग वर्टाइगो कहते हैं, वो गर्दन से होता है। वर्टाइगो का सबसे बड़ा जो होता है कारण होता है वो होता है बीपीपीवी, जिसे हमें कहते हैं टेक्निकल भाषा में बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। ये एक्चुअली कान के इंटरनल ईयर के अंदर में कभी कभी कुछ क्रिस्टल जमा हो जाते हैं जिसके कारण से चक्कर आता है। तो हम लोगों के पास और भी टेस्ट भी होते हैं जिससे हम लोग इस चक्कर का जो है रीजन पता कर लेते हैं। कभी कभी चक्कर जो होता है वो बड़ा गंभीर चीज होता है और वो कई बार स्ट्रोक के भी रोगियों में होता है। किसी को अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, वो भी पेशेंट्स को कभी कभी चक्कर की समस्या होती है। तो अगर किसी को चक्कर आ रहा है और लगातार आ रहा है, उल्टियां हो रही है, तो उस स्थिति में आपको किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर जाना चाहिए और कम से कम अगर सीरियस लग रहा है तो स्ट्रोक के लिए भी आपको एक बार जांच अपनी जरूर होनी चाहिए। सर, माइग्रेन में भी तो चक्कर आता है या आधे सिर में दर्द होता है, तो क्या वो भी कोई न्यूरो समस्या हो रही है? जी, माइग्रेन में भी एक वैरायटी होती है जिसे हमें कहते हैं वेस्टिबुलर माइग्रेन। तो वो वाले रोगी जो होते हैं माइग्रेन के, उनको सर में दर्द के साथ जो है चक्कर आता है। और अभी क्योंकि गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है, 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है, तो इस सीज़न में हम लोग स्पेशली माइग्रेन के बहुत सारे पेशेंट देख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो माइग्रेन के रोगियों को अक्सर गर्मी, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, नींद में कमी, तो ये सब स्थिति से उन लोगों को स्टार्ट हो जाता है। और उनमें से कुछ पेशेंट्स होते हैं वेस्टिबुलर माइग्रेन के जिन्हें दर्द के साथ जो है वर्टाइगो वाले भी सिम्टम्स होते हैं, चक्कर के सिम्टम्स होते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारियां आप दे रहे हैं हमारे श्रोता
श्रोताओं को। सर, इसी जानकारी के क्रम में ये जानना चाहेंगे कि कभी कभी होता क्या है कि न्यूरो से संबंधित बीमारियां हैं या स्पाइन से संबंधित समस्याएं हैं, वो बहुत आगे तक बढ़ जाती हैं और मरीज उसको पहचान नहीं पाता है और एकदम लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर के पास पहुंचता है। तो वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे उसको ये संकेत मिल जाए, ये पता चल जाए कि हमको ये समस्या हो रही है? जी, सबसे जो घातक बीमारी है स्ट्रोक, जो हम लोग कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक, वो एक इमरजेंसी स्थिति होती है और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पेशेंट एक फिक्स टाइम में डॉक्टर के पास आ जाए जी। तो 2 टाइप के स्ट्रोक होते हैं नॉर्मली। एक तो होता है ब्रेन हैमरेज होता है और एक होता है कि ब्रेन में किसी हिस्से में खून नहीं जा रहा है। तो इनमें हम लोगों को जानकारी के लिए एक हम लोग उनको कोड बताते हैं कि आप याद रखिए बी फास्ट। बी फास्ट का मतलब होता है कि BEFAST, मतलब तुरंत जाइए, बी फास्ट। तो बी का मतलब होता है बैलेंस। तो बी बैलेंस में अगर किसी को दिक्कत हो रही है, किसी की ईज का मतलब होता है आई, यानी आंख से उसको धुंधलापन या उसको टेढ़ापन आंख में अगर हो गया। फास्ट में एफ का होता है मतलब फेस, यानी चेहरा एक साइड से ढीला हो गया, झूल गया या डिविएट कर गया जी। ए से होता है आर्म, यानी हाथ की ताकत में कमी। एस का मतलब होता है स्पीच। तो ये एक कोड हम लोग बताते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास तुरंत जाइए और अपना इवैल्यूएशन कराइए। कारण ये है कि अब कुछ ऐसी दवाएं आ गई हैं कि अगर स्ट्रोक के रोगी 4.5 से 6 घंटे के अंदर भी अगर पहुंच जाते हैं तो हम लोग उनको थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं, जिसमें उनको जीवन भर की वीकनेस, कमजोरी, जो हाथ पैर की ताकत की जो है पैरालिसिस है, वो उनकी ठीक हो सकती है। पर इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि पेशेंट स्ट्रोक होने के 4.5 से 6 घंटे के अंदर में किसी भी कीमत पे अपना इंजेक्शन लगवा ले। अगर किसी को लकवा मारता है तो तुरंत में क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे जैसे हमें स्ट्रोक के जो होते हैं पेशेंट होते हैं, पैरालाइज जिसे में कहते हैं, तो इनका सबसे पहले तो इवैल्यूएशन होना चाहिए कि इसका जो है कारण क्या है। और कारण जैसे कि आपको अभी बताया कि या तो इश्केमिक स्ट्रोक होता है, यानी ब्रेन के एक हिस्से में खून नहीं जा रहा है, या उनको ब्रेन में हेमरेज होता है। तो अगर इश्केमिक स्ट्रोक होता है तो आपको जैसे बताया कि अगर तुरंत इवैल्यूएट कर लिया जाए और पेशेंट टाइमली अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उस केस में उनको ना थ्रोम्बोलाइज किया जा सकता है, जिससे कि ये जीवन भर की लकवा वाली प्रॉब्लम उनकी नहीं होगी। और अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है, हाइपरटेंसिव ब्लीड है, या कोई ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण से नस फटी है, नस फटने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। उन कारणों को फिर हम लोग इवैल्यूएट करते हैं और कई बार इन पेशेंट्स को दवाओं से और बहुत बार इन पेशेंट्स को ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है। और लेकिन हाँ, दोनों ही पेशेंट्स में लंबे समय तक आपको ना फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता पड़ती है। सर, ऐसा भी होता है कि किसी को हार्ट अटैक आया हो, उसके कारण उसको ब्रेन हेमरेज वाली समस्या हो जाए? जी, जो भी हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स होते हैं, जो जिनमें भी वैस्कुलर प्रॉब्लम है, जैसे जिनके हार्ट में कोई वॉल्व लगा हुआ है या हार्ट में स्टेनोसिस है, या एरिथमिया, यानी हार्ट की उनकी गति ठीक नहीं चलती, या तेज चलती है या चीज स्लो चलती है, ये सारे पेशेंट्स ज्यादा रिस्क के होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के जी। और अक्सर ये लोग के पेशेंट्स खून पतला करने वाली दवाओं पे रहते हैं, थिनर्स पे रहते हैं। तो इनके में एक और भी खतरा रहता है, जो भी रहते हैं थिनर में, कि ब्रेन में उनके ब्लीडिंग हो सकती है। तो कई बार इसलिए हार्ट के डॉक्टर इन लोगों का INR चेक कराते रहते हैं, खून की क्या है थिनिंग, उसको देखने के लिए। सर, एक फोन आ रहा है, श्रोता का फोन ले लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं जी। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जौनपुर जिला से बोल रहे हैं, ओम प्रकाश दुबे। अच्छा, ओम प्रकाश दुबे भैया, आरोग्य में आपने फोन किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब लाइन पे हैं? जी जी, बताएं। एक बार लकवा मारा था तो न्यूरो अस्पताल में भर्ती हुए थे। हमारा इलाज हुआ, ठीक तो हो गया, लेकिन अभी भी जो है उलझन एक कर रहा है। उलझन का मतलब क्या हुआ, क्या फील होता है? उलझन का मतलब ये कि कभी कभी जो है घबराहट ऐसा होता है। ब्लड प्रेशर का हम मरीज भी हैं। ये आपको जो है नींद वगैरह कैसी आ रही है? नींद आती है, कम आती है रात में। हाँ, तो एक बार दिन में थोड़ा बहुत सो लेते हैं। जी जी, तो हो सकता है ना कि थोड़ा सा एंजाइटी हो गई है। अच्छा। और ये ना बहुत बार स्ट्रोक के पेशेंट्स में
रिकवरी के पीरियड में थोड़ा सा एंजाइटी या डिप्रेशन वाला चीज़ भी होता है। मुझे लगता है कि एक बार आपको दोबारा डॉक्टर साहब से एक बार जो है मिल लेना चाहिए और अपनी इस समस्या के बारे में बोलना चाहिए। इसमें एक दो ना मेडिकेशन वो नई अगर स्टार्ट कर देंगे तो उससे आपकी जो घबराहट वाली चीज़ है वो भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और जहाँ तक स्ट्रोक वाला जो पार्ट है, आपको अभी भी एक साइड में वीकनेस लगती है, तो इस पोस्ट स्ट्रोक आपको ना फिजियोथेरेपी भी लगातार चाहिए। तो रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर किया करिए और जो भी ब्लड प्रेशर और शुगर अगर है तो उसका भी वो रखिए, ध्यान रखिए। हमारी उम्र 80 साल है साहब। जी जी, तब तो ठीक है। आप थोड़ा बहुत अपने आप से किया करिए, व्यायाम अपने से एक्सरसाइज किया करिए थोड़ा। तो डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं कि आप किसी विशेषज्ञ से मिल करके एक बार कंफर्म कर लें कि आपको क्या करना है। ठीक है भैया। अच्छा। सर एक फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जिला मिर्जापुर का सभाकांत बोल रहे हैं। सभाकांत जी, आरोग्य में आपने फोन किया है, बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में जाने माने स्पाइन और न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश राय जी आए हैं, तो आप अपनी समस्या डॉक्टर साहब से पूछ लें। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी जी नमस्ते। मस्तिष्क है जो होता है उसमें दर्द होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? मस्तिष्क में दर्द होता है? हाँ जी। बताएं सर। तो मस्तिष्क में दर्द के तो मतलब बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन हम लोग देखते हैं कारण वो होता है माइग्रेन। और जैसे रात के समय होता है सर, सुबह के समय नहीं होता है। तो देखिए बहुत सारे रीजन रहते हैं। अगर जैसे गर्मी में या धूप में या इस समय ज्यादा अगर श्रम भी कर रहे हैं या जो है मानसिक स्ट्रेस या तनाव है, तो ऐसी भी स्थिति में बहुत सारे पेशेंट्स को TTH होता है, जिसे हम कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक। इसमें सर के बाहरी हिस्से में आपको ना भारीपन रहता है और थोड़ा सा ना ये इसमें बाकी चीजें भी जानना होता है कि कब हो रहा है, कितनी न देर तक रहता है, उसके साथ उल्टी होती है कि नहीं होती है, नींद आपकी कैसी है, खान पान कैसा है। तो ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि सर के ना बाहरी हिस्से में थोड़ा सा भारीपन रहता है, ये टेंशन टाइप हेडेक है। और हमको लगता है कि इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीजिए, नींद अच्छी लीजिए, धूप से थोड़ा बचिए, गर्मी से बचिए। और अगर लगातार अगर बना रहता है तो एक बार किसी को अच्छे डॉक्टर को जो है दिखा लीजिए, क्योंकि कई बार जो है सिटी स्कैन में चाय का भी सब पीना नहीं पीना चाहिए। चाय पीने से थोड़ा ठीक देर के लिए राहत देता है, तो चाय क्या बंद कर दें? नहीं, चाय अगर पीने से आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एकदम मत पीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है, श्योर है कि हम चाय पीते हैं, उससे हमको गैस बनती है, उसके बाद हमको सर में दर्द होता है, तो चाय एकदम अपनी वो कर दीजिए, घटा दीजिए। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है तो एक बार आपको डॉक्टर को आकर के दिखाना पड़ेगा। अच्छा, नशा कोई करता है व्यक्ति, अगर नशे के ऐसे दारू पीता है, कोई अगर पान मसाला खाता है तो इससे भी प्रभावित हो सकता है या नहीं? देखिए अल्कोहल तो एनी हाउ अच्छा चीज नहीं है, मसाला भी अच्छा चीज नहीं है। दोनों की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए तो इन दोनों चीजों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद आपको शिखा श्रीवास्तव जी, आपको भी धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आरोग्य में फोन करने के लिए। सर, नस दबने की समस्या या स्पॉन्डिलाइटिस का भी क्या न्यूरो से कुछ लेना देना है? जी, जो नस आप दबने का बता रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में सर्वाइकल और लंबर एरिया में अक्सर हम लोग नस दबने की हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार डिस्क हो जाती है, डिस्क निकल जाती है, या स्पाइन के अंदर कुछ अगर ट्यूमर होता है या TB का पस, या ऐसी स्थिति में नस दबती है। तो इनमें कई बार अगर नस अगर ज़्यादा दबती है तो उस केस में फिर कई बार हम लोगों को शल्य क्रिया के थ्रू उस दबाव को जो है हटाना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है डिपेंड करती है कि MRI की फाइंडिंग क्या है उसके ऊपर। अच्छा सर, कभी कभी ये देखा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर की जो समस्या होती है शुरुआत में पता नहीं चलती है, और वो जब बहुत आगे तक पहुंच जाती है स्थिति, तब पता चलता है कि ये दिमाग के 80% एरिया को कवर कर लिया है या 60% एरिया को कवर कर लिया है, और तब स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। तो ऐसे में कैसे ये जाने कि हमको ब्रेन ट्यूमर की समस्या हो रही है या हो जाती है, तो उसका उपाय फिर क्या है? जी देखिए, बिल्कुल सही चीज़ पूछा है आपने, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर अक्सर हम लोगों के पास उस स्टेज में आते हैं जब उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में ब्रेन जो है कंपनसेट कर रहा होता है। और अक्सर जो ट्यूमर्स होते हैं इनमें इसके साथ जो है पेन नहीं जोड़ा होता है, तो अगर पेशेंट को पेन नहीं होता है तो वो अपने आप को डॉक्टर को दिखाता नहीं है। लेकिन अगर किसी को भी
दौरे या झटके आ रहे हो, एक साइड में झटके आ रहे हो, या उसको सुबह उठने पे सर में भारीपन या वॉमिटिंग जैसा फील होता हो, या उसकी चाल, बैलेंस, आवाज़ या इन हिस्सों में कोई भी आ रहा हो फर्क, तो इसको तुरंत किसी विशेषज्ञ से मिल करके अपना सीटी स्कैन या एमआरआई करा लेना चाहिए। कारण ये है कि अगर हम ब्रेन ट्यूमर को अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास उसको मैनेज करने के लिए अच्छे साधन मौजूद होते हैं। ज़्यादा अगर बड़ी साइज हो जाती है तो मरीज की भी जान को इसके बाद थोड़ा सा खतरा ज़्यादा हो जाता है। मतलब हर स्थिति में उसका ऑपरेशन ही इलाज है या दवा से सही हो सकता है? देखिए, छोटे अगर ट्यूमर्स होते हैं, जैसे कुछ ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, मेनिंजियोमास जैसे होता है, ये औरतों में ज़्यादा होता है फीमेल्स में, तो कई बार हमारे पास कोई बूढ़ी अम्मा या ऐसी पेशेंट आती है जिनका हमने सिटी स्कैन कराया और उसमें एक छोटा सा ट्यूमर निकला, तो उस केस में हम इन लोगों को बोल देते हैं कि बस आप ऑब्जर्व करिए, कुछ आपको ध्यान, मतलब इसके लिए मत होइए परेशान, क्योंकि ऑलरेडी इनकी उम्र ज़्यादा है और ये छोटा सा ट्यूमर है, तो इससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर उसकी साइज बड़ी है ट्यूमर की और ब्रेन के इम्पोर्टेंट हिस्सों को अगर वो दबा रहा है और या उसके चलते मरीज के हाथ पैर की ताकत में कमी आ रही है, तब हमें ऑपरेशन के विषय में सोचना पड़ता है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारियां सर आप दे रहे हैं और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है और श्रोता भी आपकी इन जानकारियों से लाभ उठाएंगे। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि ये जो स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, जो कि हर तीसरे व्यक्ति चौथे व्यक्ति को सुनने में आती है, जो ये क्रॉनिक स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है जिसे बम्बो स्पाइन कहते हैं, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट संभव है, इलाज संभव है, या वो न्यूरो से संबंधित है या आर्थराइटिस से? देखिए, ये जो अभी आपने पूछा ना बैम्बू स्पाइन या ये, तो बैम्बू स्पाइन हमारी लचीलापन उसके अंदर रहती है और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण से ही हम लोग झुक के सामान उठा सकते हैं, बैठ सकते हैं, नीचे बेंड करना, ये चीज़ कर पाते हैं। तो आर्थराइटिस में क्या होता है कि शरीर के जोड़ों में सूजन होने लगती है और सबसे ज़्यादा अफेक्ट ये अक्सर स्पाइन को करता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करिए, चाहे रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करिए, तो इनमें स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो जाता है, जिससे स्पाइन में दर्द रहता है और सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है कि सुबह पेशेंट अर्ली मॉर्निंग कंप्लेन करता है कि सुबह सो के उठता हूँ तो पीठ में जकड़न रहती है, ये करती है। ये इनमें कई बार मल्टीपल डॉक्टर्स का रोल रहता है, रूमेटोलॉजिस्ट का रोल रहता है, जो जॉइंट के एक्सपर्ट होते हैं उनका रोल रहता है कि उनमें कुछ स्पेशल दवाएं भी आ गई है, बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स वगैरह, जिनको वो लोग अपना चलाते हैं जिससे ये बीमारी आगे ना बढ़े। लेकिन इसमें भी अर्ली डिटेक्शन का रोल ज़्यादा है, क्योंकि एक बार जॉइंट में या स्पाइन में डैमेज हो गया तो वो डैमेज वापस नहीं हो सकता जी। तो वो डैमेज होने के पहले ही आप उसको डिटेक्ट कर लीजिए और आप प्रॉपर दवाओं को स्टार्ट कर दीजिए। दवाओं के साथ इसमें फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और योगा का भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ये पेशेंट्स को हमेशा हम लोग बोलते हैं कि आप अपना वजन कम करके रखिए, लचीलापन बढ़ा करके रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए और डॉक्टर से भी अपना बात करते रहिए। कभी कभी ये इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है, उस केस में कई बार सर्जरी की भी ज़रूरत हो जाती है, या अगर बैम्बू स्पाइन हो गया और कोई अगर फ्रैक्चर हो गया स्पाइन में तो उसमें कई बार आपको ऑपरेट करने की भी ज़रूरत हो जाती है। तो ये बीमारी की स्टेज और उसकी जो है कैटेगरी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो सर इसका न्यूरो से लेना देना है? बिल्कुल, अगर ये फ्रैक्चर होकर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है प्रेस कर रहा है, और जैसे हम लोग गर्दन में भी कई बार एक C1 C2 हड्डी होती है, वहाँ पर भी रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाती है और वो स्पाइनल कॉर्ड को जो है दबाने लगती है, वैसी स्थिति में हम लोगों का रोल आ जाता है, जिसमें हम लोग ऑपरेट भी करते हैं और सर्जरी भी हम लोग वो करते हैं, प्लान करते हैं। जी सर, महिलाओं में कमर दर्द की जो समस्या होती है वो बहुत देखने को मिलती है और वो उसको नज़रअंदाज करती हैं, लेकिन कभी कभी ये स्थिति देखने में मिलती है कि वो कमर दर्द आपके न्यूरो रोग से संबंधित होता है, तो क्या ये सही है? देखिए, बैक पेन तो बहुत कॉमन है हमारी इंडियन उसमें पॉपुलेशन में, बहुत बड़ा रीजन है। सर रोकना होगा आपको, एक फोन आ रहा है। हेलो। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन बोल रही हैं? समीक्षा सारनाथ से। अच्छा, सारनाथ से समीक्षा जी, बताएं, आज जो है डॉक्टर अवनीश राय जी, जाने माने न्यूरो और स्पाइन रोग विशेषज्ञ हमारे बीच में हैं। आप क्या जानना चाहती हैं? मैम मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से, एक्चुअली कुछ दिन से मेरे लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में जब मैं कुछ पकड़ती हूँ तो थोड़ा सा झंझनाहट होती है, मतलब कांपने जैसा होता है। डॉक्टर साहब बताएं किस वजह से हो सकता है? नहीं, समीक्षा जी ये बताइए कि आपको दर्द होता है कि आपको हाथ में जो है कंपन हो रहा है, ट्रेमर हो रहा है?
ट्रेमर है सर, एक्चुअली दर्द तो नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले से जैसे उसमें पेन भी है एक लेफ्ट हैंड में, शोल्डर में। लेकिन बहुत दिन से मैं देख रही हूँ कि अगर हम स्पून पकड़ते हैं या कुछ पकड़ते हैं तो वो जैसे मुझे तो नोटिस नहीं हुआ, लेकिन सामने वाला देख के बोल रहा है कि ये कांप रहा है। ठीक है। एक चीज़ बताइए कि ये जो कंपन आप बता रही हैं, ट्रेमर्स बता रही हैं, ये क्या आपने किया है नोटिस कि कभी तनाव की स्थिति में या स्ट्रेस में ये कंपन आपका ना ज़्यादा हो जाता है? नहीं सर, ये ऐसा तो नहीं है, ये हम नॉर्मल अपने डेली लाइफ में ही देखते हैं कि अगर हम कुछ होल्ड कर रहे हैं या पकड़ रहे हैं, तो जब उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। ओके। लेकिन यूजुअली ये होता है कि जब हम उठाएंगे कुछ भी चीज स्पून से चाहे गोल से, तो वो जरूर कांपने जैसा हो जाता है, हिलता हुआ फिर मुझे भी दिखता है। जी, तो मतलब इसका मतलब है कि जब आप आराम से रहती तो आपको कंपन नहीं होता, जब कोई फिंगर जब आपकी रेस्ट पे रहती तो कंपन नहीं होता, जब कुछ काम करती हैं, वर्क करती हैं, तब आपको कंपन होता है, यही होता है ना? तो ये जो है, एक बार वैसे तो आपको ना दिखा लेना चाहिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कई बार इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये एक ना बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर करके होता है, जिसमें कि आप कोई काम अगर करते हैं उस दौरान हाथ के अंदर में वो होता है। आपकी एज कितनी है लगभग? 40 है। आपकी कोई मतलब फैमिली हिस्ट्री रही है आपके परिवार में किसी को कंपन या हाथ में इस एज में आपके फादर या मदर को होता था? फादर सर है, फादर को भी पार्किंसंस वाला इशू हुआ था। तो ये जो है पार्किंसंस में जनरली रेस्ट पे ट्रेमर होता है, तो मुझे तो जो आप अभी हिस्ट्री बता रही हैं वो बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर की है, लेकिन एक बार फिर भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन या एक बार ना दिखा लेना किसी न्यूरो के डॉक्टर को इम्पोर्टेंट, लेकिन एक बार देखना ज़रूरी है। इसमें कुछ मेडिकेशंस होती है, प्रोप्रानोल वगैरह ये सब चीज़ें, लेकिन कोई भी चीज़ें ना मतलब बिना इवेलुएट करके ऐसे बोलना जो है ठीक नहीं रहता, और हमको लगता है कि अपने अगल बगल या BHU में या कहीं पर भी एक बार न्यूरो विभाग में जा कर के ज़रूर जो है मिल लीजिए, क्योंकि 1-2 अगर मेडिकेशंस वो लोग स्टार्ट करेंगे, उससे अगर आराम हो जाएगा तो जो मैं बात बोल रहा हूँ वो चीज़ श्योर हो जाएगी, आपकी कंफर्म हो जाएगी। जी जी जी, नमस्ते। ओके, धन्यवाद समीक्षा जी। हाँ सर, हम लोग कमर दर्द पर बात कर रहे थे कि कमर दर्द का क्या न्यूरो से कुछ संबंध हो सकता है? जी, देखिए बैक पेन बहुत काफ़ी लोगों को है, और काफ़ी ज़्यादा हम लोग के पास इसके ना पेशेंट्स होते हैं, और स्पेशली फीमेल्स में हम लोगों ने पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट जो है प्रेगनेंसी बैक पेन बहुत होता है। कारण उसका ये रहता है कि पोस्ट जो है प्रेगनेंसी एब्डोमेन की मसल्स या पेट की मसल्स भी थोड़ी सी ढीली हो जाती है, और अक्सर हम लोग के पास पेशेंट्स आते हैं कि हमको पहले तो ठीक थे, जब हमारा वज़न बढ़ा और डिलीवरी के बाद हमारा बैक पेन स्टार्ट हो गया, तो ऐसे हम लोग पेशेंट्स को अक्सर बोलते हैं कि आप अपना वेट अपना लूज़ करिए, अपनी एब्डोमिनल कोर की अपनी मसल्स को वो ठीक करिए, इम्प्रूव करिए, विटामिन D का अपना लेवल ठीक करिए, विटामिन B12 का अपना लेवल ठीक करिए। अगर इन सब के बावजूद भी पेशेंट को बैक पेन लगातार बना रहता है, तब हम लोग MRI के लिए उनको एडवाइस करते हैं। अगर बैक पेन पीरियड के साथ जुड़ा हुआ है, या अगर माहवारी के साथ जुड़ा हुआ है, या कोई इसके साथ जुड़ा हुआ है, यूरिन के साथ जुड़ा हुआ है, तो अक्सर हम लोग को अल्ट्रासाउंड की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई बार UTI में भी लोगों को बैक पेन होता है और पीरियड के टाइम में भी लोगों को बैक पेन होता है, तो इस स्थिति में फिर उन लोगों को गायनेकोलॉजिस्ट से भी एक अपनी एडवाइस लेनी पड़ती है। जी सर, साइटिका और स्लीप डिस्क के बारे में भी हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दें। देखिए, स्लिप डिस्क तो जैसे 2 वर्टिब्रास होती हैं, रीढ़ की हड्डियां हमारी होती हैं, वो उनके बीच में एक जेली की तरह सामान होता है, जैसे हमें डिस्क कहते हैं। तो जैसे साइकिल में शॉकर है, बाइक में शॉकर है जो जर्क को एब्जॉर्व करता है, वैसे डिस्क का रोल होता है। जैसे हम लोग जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, तो डिस्क दबती है, फूलती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि किसी के डिस्क में वीकनेस आ जाती है, उसकी बाहरी जो झिल्ली होती है, एनुलस जिसे हमें कहते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा ब्रेक हो जाता है, और वो डिस्क का मटेरियल है वो बाहर निकल कर नर्व को दबाने लगता है। ये फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज रहती है। सर, एक फोन आ रहा है, ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं? जी, मैं मिर्जापुर से रैना बोल रही हूँ। अच्छा, मिर्जापुर से रैना जी, क्या समस्या है? आज न्यूरो और स्पाइन पर बातचीत हो रही है आरोग्य में। जी। तो डॉक्टर अवनीश राय जी हमारे बीच में हैं, विषय विशेषज्ञ। आप डॉक्टर साहब से बात करें। जी। नमस्ते रैना जी, बताइए। नमस्ते।
जी सर। सर मुझे ये पूछना था कि सिर में गिल्टियां हो रही हैं। अच्छा। और इसमें उससे पेन भी होता है कभी कभी। कहाँ पे हो रही हैं गिल्टियां? सर सिर पे है। मतलब सर पे, मतलब स्कैल्प में? जैसे सर स्कैल्प में? हाँ स्कैल्प में। तो बाहरी न गिल्टियां हैं? हाँ। तो सर पहले तो बहुत छोटी थी, बट अब वो बढ़ रही हैं। तो कोई उससे कोई समस्या हो सकती है? देखिए, ऐसे अगर कोई बड़ी अगर गिल्टी हो जाती है तो वो तो थोड़ा जो है कॉस्मेटिकली भी खराब लगता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ डर्मोइड सिस्ट होते हैं जो स्कल की बोन में भी थोड़ा वो बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं। तो अगर कोई प्रोमिनेंट सी अगर गिल्टी हो रही है जो सोने में भी आपको प्रॉब्लम कर रही है या ऐसे दिक्कत कर रही है, तो एक बार आपको आ करके अपना सिटी स्कैन जरूर हो जाना चाहिए कि कोई डर्मोइड सिस्ट अगर है तो कोई उसका इंट्राक्रेनियल, मतलब कोई अंदर की तरफ तो एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। और अगर नॉर्मली ये ना बेनाइन स्वेलिंग होती है, कोई ऐसी सीरियस चीज़ नहीं होती है। और लेकिन हम लोग पेशेंट्स को बोल देते हैं कि भाई ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है और आपको लगता है कि हम इसके साथ कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना जो है चलने दो। लेकिन अगर बड़ा हो रहा है, सोने में प्रॉब्लम कर रहा है या उसकी साइज खराब लग रही है तो फिर हम लोग ऑपरेट करके उसको निकाल देते हैं। अगर आपका पहले एक था, उसके बाद सिर में दूसरी जगह भी हुआ, वो दोनों अब बढ़ रहे हैं काफी। हाँ, तो फिर एक बार जो है दिखवा लीजिए, एक बार आपके सिटी की भी जरूरत पड़ेगी और फिर अगर होगा तो फिर उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ जाएगा अगर बड़ा हो रहा है तो। जी थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद आपको भी आरोग्य में फोन करने के लिए। सर, हम लोगों की जो आज की जीवन शैली है भाग दौड़ वाली, या दिन भर मोबाइल पे काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है, ऐसी स्थिति में ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है या स्पाइन की समस्या है या न्यूरो की समस्या है, इससे बचने के लिए कोई उपाय हो तो बताएं हमारे श्रोताओं को। जी, देखिए, ऐसा है कि ये सारी जो प्रॉब्लम है ये मॉडर्न डे इलनेसेस, अब हम लोगों को सारा काम कुर्सी चेयर पे बैठ के ही करना है। और दूसरा क्या है कि जैसे अभी देख रही हैं कि गर्मी भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो बाहर की भी फिजिकल एक्टिविटी एकदम बंद है जी। और बच्चों में भी आप देख रही हैं कि हम लोग के यहाँ वेट गेन बहुत हो रहा है। बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे भी अब मोटे हो रहे हैं क्योंकि डाइट और ये चीज़ भी उनकी काफ़ी ख़राब हो गई, अनहेल्दी हो गई है। तो अगर स्पाइन को या ब्रेन की हेल्थ या किसी चीज़ के लिए आपको ध्यान देना है तो फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूरी है। विटामिन डी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिजिकल एक्सरसाइज में आपको बोन की एक्सरसाइज, हल्की सी वेट ट्रेनिंग, योगा लचीलापन बढ़ाने के लिए, और कार्डियक एक्सरसाइज यानी कि रनिंग या जॉगिंग ज़रूरी है। इससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। अच्छा लग रहा है सर आपसे बातें करते करते, और बात करते करते समय इतना बीत गया और कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। तो चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? जी, आप लोगों से बस ये है रिक्वेस्ट कि परिवार में सब लोग एक दूसरे की हेल्थ का जो है ख्याल रखें और फैमिली में फैमिली का हेड से लेके बच्चे तक वो एक दूसरे के खान पान का ना ध्यान रखें। सबको एक्सरसाइज के लिए बोलें कि, और सबको रीडिंग के लिए बोलें कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, रीडिंग करें, लाइफ को थोड़ा स्लो होकर के जीना सीखें, लाइफ को सिर्फ भागा भागी की लाइफ ना बनाएं। वो आपके माध्यम से बताना है कि जितने भी सेंटेरियन कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं, उनका यही रहता है कि घर की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी अगर आप लगातार कर रहे हैं, जैसे घर का झाड़ू ही है, पोछा है या घर का काम भी है, स्लोली एक्टिविटी, तो ये सारी एक्टिविटी भी आपको लंबे समय के लिए अच्छा रखती है, फिट रखती है, लचीलापन बना के रखती है। योग करें, प्राणायाम करें और एंजॉय करें, खुश रहें। कुल मिलाकर ये ही निचोड़ है कि अगर आप अपने जीवन शैली को व्यवस्थित कर लें, खान पान को व्यवस्थित कर लें, तो आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और बाकी अगर समस्याएं थोड़ी बहुत आती भी हैं तो उसमें लापरवाही न करें, विशेषज्ञ से मिलें। तो डॉक्टर अवनीश राय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं को दें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि किन किन बातों को ध्यान दे करके हम रीढ़ और मस्तिष्क के रोगों का इलाज प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिए, स्वास्थ्य है तो जहान है। आपकी छोटी छोटी लापरवाहियां आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।